और ऑफिस तो यही है सामने आपके? हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और आज इस शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी ज्ञान की बातें, जहां पर हम देखेंगे कि रियल एस्टेट में इस वक्त क्या हाल चल रहा है, प्रॉपर्टी के भाव की भी बात करेंगे और सबसे जरूरी आपके सवालों का जवाब देंगे, जो भी आपने हमसे पूछा हो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और इन सभी बातों को करने के लिए, आपके इन सभी सवालों को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज एक बार फिर मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी गुरु और अब आप कॉलियर्स इंटरनेशनल के डायरेक्टर साउथ एशिया VAS बास वैल्यू एडेड सर्विसेज है। बहुत स्वागत है आपका अरविंद नंदन साहब। दर्शकों के लिए आप हमारे प्रॉपर्टी गुरु ही हैं, जो उनके काम की बातें करते हैं, आप उनके काम की बात बताते हैं। तो आज जो मेरे पहले कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं ईशान शर्मा साहब लखनऊ से। ईशान जी, क्या पूछना चाहेंगे, आप बताएं। हाय सर, रिसेंटली मैं सर्विस अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा हूँ कि अगर मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँ तो मेरे को क्या ध्यान में रखना चाहिए। मेरे जो बेसिक क्वेश्चन ये है कि मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि तो कोई खास कारण ईशान सर्विस अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट का? हाँ, खास कारण ये है कि आई एम लुकिंग फॉर मंथली रेंटल इनकम। ओके, फाइन। एंड जो प्रोजेक्ट मैंने जो अपने ईमेल में दिखाया है वो है पार्थ नू का सर्विस अपार्टमेंट, जो क्लार्क्स इन वालों ने अपने अंडर ले रखा है। तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि 20 साल की लीज है, अगर मैं होटल अपार्टमेंट में जाता हूँ तो मेरे को मंथली इनकम मिलेगी। तो मेरे को अट्रैक्टिव फीचर ये लग रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी 20 साल तक वेल मेंटेन्ड रहेगी, सारे पेज, सारे जो खर्चे होते हैं वो क्लार्क्सन बेयर करेगा और मेरे को मंथली रेंटल मिलती रहेगी। ओवरऑल जो मैटर है वो अट्रैक्टिव तो लग रहा है, लेकिन ये इसमें पैसे लगाने लायक है? बिल्कुल, समझ गया मैं आपकी बात। तो एग्जिट कैसे किया जाए? अगर मेरे को एग्जिट करना हो तो मैं आपने अपना कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन अब आप इसमें एक फाइनल से चाहते हैं कि क्या ये सही है, और फिर बाकी जो सवाल आपने रखे, सर क्या सलाह देंगे हमें? ईशान जी से एक छोटा सा सवाल जरूर। ईशान जी, आप स्टूडियो अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं या सर्विस अपार्टमेंट की? मैं सर्विस अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। स्टूडियो अपार्टमेंट में मेरे ख्याल से क्लार्क्सन वाले अपने आप को अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। सर्विस अपार्टमेंट मेरे ख्याल से वो होते हैं जिसमें एक होटल चेन है जो उसको मैनेज करेगी प्रॉपर्टी को। जी। ओके, तो इनका सवाल वैसे तो काफी डायरेक्ट है, लेकिन इसका दायरा बहुत ज्यादा विपिन जी, तो इसलिए इसको थोड़ा इसमें गहराई में जाके बात करना जरूरी है। जरूर। देखिए, सर्विस अपार्टमेंट एक अलग सेगमेंट है, जो ट्रांजिट एकोमोडेशन जिसे हम कहते हैं, आने जाने वाले जो लोग हैं उनके रहने की जो व्यवस्था होती है। तो होटल का जो सेगमेंट होता है, होटल का जो मार्केट है, उसी के अंदर सर्विस अपार्टमेंट भी एक सेगमेंट होता है। Okay. अब अधिकांश ये
भारत के अंदर अभी तो होटल कंपनीज ही अलग अलग जगह पे अपनी बना रही हैं। वैसे स्टैंड अलोन भी काफी सारे बने हैं, मुंबई में भी हैं, बेंगलोर में तो बहुतायत में हैं। इनमें कुछ बातें खास ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है और आप मान लीजिए एक स्टैंड अलोन एक पीस के इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्ट तो आप कर सकते हैं, आप लीज पे भी इसको दे सकते हैं। लीज पे आप इसको 2-3 तरह से दे सकते हैं। सबसे पहले तो आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज हैं जो कि ट्रांजिट एकोमोडेशन का स्टॉक रख के लोगों को मुहैया कराती हैं, कई नाम हैं, तो वो कर सकते हैं। या फिर आप किसी कंपनी के साथ या कुछ कंपनीज के साथ एक चेन की लीज साइन कर सकते हैं, ओके, जहां पर वो इसे गेस्ट हाउस के तौर पर ले सकें। मैनेजमेंट तो सर्विस डिपार्टमेंट में वैसे भी सेंट्रल होता है, जो सबसे अच्छी बात होती है। ओके, दरअसल मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में पूछ लिया, उसको भी इससे जोड़ सकते हैं। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडियो अपार्टमेंट जो कि बड़े छोटे से, एक कमरा होता है, एक बाथरूम होता है, छोटा सा अरेंजमेंट होता है, उसको भी लोगों ने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसी पर्पज से लिया था और उसको ट्रांजिट एकोमोडेशन के तौर पर या तो टाइप कर लिया या फिर कंपनीज के साथ लीज पे टाइप कर लिया। ईशान जी, एक बात जरूर ध्यान रखें कि इसमें एग्जिट करना जो है वो उतना आसान या उतना सीधा नहीं है जैसा एक नॉर्मल अपार्टमेंट में एग्जिट करना होता है। राइट, वो सवाल उन्होंने पूछा भी कि एग्जिट मुझे कैसे मिलेगा। तो एग्जिट के लिए खास तौर पर ध्यान रखें कि हुआ क्या है पिछले कुछ समय में, शुरू में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ इस सेगमेंट में, स्टूडियो में भी, इसमें भी, लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स थे जो कि मार्केट के हमेशा उछाल लेने के अंदाज पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो हुआ नहीं है और इन दिनों सर्विस अपार्टमेंट्स में या इन यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ही लो हो चुकी है। ओके, तो ध्यान रखें कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो, वैसे इन्होंने कहा है एक लंबी अवधि का इन्होंने जिक्र किया है, उतनी लंबी अवधि तक इन्हें उसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ सकता है, क्योंकि अगर तुरंत चाहेंगे, अक्सर सवाल आते हैं कि 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो क्या आप बेच दूं, तो उसमें शायद इन्हें कोई फायदा मुनासिब नहीं होगा। तो अगर करना चाहें तो कर लें, सोच समझ के करें, जान के करें कि इसकी लीजिंग कैसे होगी, क्या क्या इसकी विधाएं हैं, तरीके हैं, और उसके बाद लंबे समय तक इन्वेस्टेड में, यही मेरा सुझाव होगा। राइट, तो ईशान साहब बहुत ही डिटेल में हमने आपको समझा दिया ये मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो फाइन लाइन यही है कि आपको, ठीक है, बाकी सारे बातें ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना होगा, इतनी आसानी से प्रॉपर्टी लिक्विड नहीं होगी। और बाकी क्या डिटेल्स हैं या किस तरीके का मार्केट है, इस तरह से क्या ट्रेंड इस समय हमें दिख रहा है, वो सब आपको इन्होंने शायद पार्थ का नाम भी लिया था, तो एक बहुत जी जरूर जरा सी चर्चा, वहां पर रेट अभी करीब 4,300 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हैं, तो 24-25 लाख के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। पर उससे ज्यादा बड़ी बात है जो हमने दूसरी बातें कही, बताई है। चलिए, यहाँ पर अब हमारे अगले कॉलर हमारा इंतजार कर रहे हैं और यह है संदीप पारकर साहब। संदीप जी, क्या होगा आपका सवाल? अच्छा, मुझे एक्चुअली नवी मुंबई में घर लेना है, रेती पहाड़ी, दैट कामोटे एंड कलम्बोड़ी के यहाँ पे, तो वहाँ पे कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट? जी, वैसे आपने हमें जो सवाल भेजा था वो तो थोड़ा अलग भेजा था संदीप, लेकिन फिर भी आप जो पूछ रहे हैं, क्योंकि ये आपने गोविंडी में रायन पार्क प्री लॉन्च प्रोजेक्ट की कुछ चर्चा की थी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नवी मुंबई में आप लेना चाहते हैं, राइट? दोनों भी बता दीजिए। जी चलिए, ठीक है, दोनों डबल बोनांजा आपके लिए। हाँ सर, क्या राय देंगे? तो संदीप जी, सबसे पहले तो नवी मुंबई, खासकर उन्होंने कलम बोली और कामोटे की शायद बात की, तो हम कई दफे इस पर चर्चा करते आए हैं विपिन जी। आज तो उसका डेटा सामने नहीं है, पर मैं उस पर बात जरूर कर पाऊंगा। तो ये वो मार्केट हैं जो मुंबई के बाहर हैं, ग्रोथ साइकिल में बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं। हमने अक्सर नवी मुंबई की जब बात की है तो या तो हम वाशी पे चले जाते हैं या पनवेल पर चले जाते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द अब ये बहुत सारे मार्केट्स अब डेवलप होने लगे हैं। कमोटे उनमें से एक मार्केट है, कलम्बोली भी है। यहाँ पर आप आज भी 4,000-5,000 के रेंज में आप इन्वेस्टमेंट प्रति स्क्वायर फुट की रेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। हाँ, ये है कि आपको हो सकता है कि जो रेडी प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक निवेशक हैं जो अर्ली स्टेजेस में जाएंगे, तो ये आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद आपको 6-7 साल 8 साल लंबा इंतजार जरूर करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। गोवंडी की जहां तक बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मार्केट है, बल्कि 3 मार्केट्स पे हमें एक साथ बात करनी चाहिए। एक तो गोवंडी है, दूसरा देवनार है, चेंबूर है जी। ये तीनों ही मार्केट बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, आसपास हैं।
तीनों में एक बात कॉमन है जो हुई है कि पिछले 1-1.25 साल में प्राइसेस यहाँ पर डिप ही हुए हैं। ओके। तीनों में। वैसे चेंबूर के प्राइसेस सबसे ज्यादा हैं, 18,000, 18,500, 19,000 एवरेज प्राइस है। देवनार भी करीब 18,000 के आसपास है और गोवंडी उससे थोड़ा सा 300-400 रुपए की नीचे एवरेज प्राइस है। तो अगर आप आज रायन पार्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि अर्ली स्टेजेस में है, आपको एक मुनासिब रेट मिल सकता है वहां पर। मेरी जानकारी के हिसाब से इन्हें अच्छा रेट मिल जाएगा 55-60 लाख के आसपास। तो अगर इसमें आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरूर कर लें। जैसा हम हमेशा कहते हैं, अपनी स्पेसिफिक यूनिट पर ड्यू डिलिजेंस करने की बात करें। अदरवाइज मैं समझता हूं इनके लिए एक थम्स अप है, गो अहेड कर सकते हैं। राइट। चलिए संदीप जी, तो आपके लिए डबल बोनांजा हो गया। आपने जो प्रश्न रखा उसका भी जवाब मिल गया और जो आपने हमें मूल रूप से गोवंडी वाला प्रश्न भेजा था उसका भी जवाब हमने आपको यहां पर दे दिया है। तो हम उम्मीद करेंगे अब आप अपना डिसीजन बहुत ही अच्छी तरीके से ले पाएंगे। चलिए, यहां पर अब वक्त हो गया है प्रॉपर्टी गुरु में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पर। मुझे बताया जा रहा है संजीव श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर आ गए, तो चलिए उनका भी सवाल ले लेते हैं। श्रीवास्तव साहब, क्या पूछेंगे आप? गुड आफ्टरनून सर। जी सर, एक्चुअली एक प्रॉपर्टी थी 2014 में डीडीए की सीएसओ का 1 BHK फ्लैट, तो मेरा निकला था और वो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में निकला था। ओके। और वो उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट 18.5 लाख रुपए है आफ्टर डिस्काउंटिंग दी डिस्काउंट विच इज ऑफर टू फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी। अभी इसमें क्लॉज ये है कि मैं 15 साल तक ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता हूँ और जो इनिशियल अमाउंट पे कर रहा है वो लगभग 5.5 लाख रुपए है और उसके बाद का अमाउंट है वो बाकी 15 साल में किस्तों में देना है एज पर जो क्लॉज था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये प्रॉपर्टी वर्थ इन्वेस्टिंग है? आई एम नॉट सीइंग दिस प्रॉपर्टी फॉर इन द टर्म्स ऑफ रेसिडेंशियल, बट इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग मुझे पता करना है कि क्या ये वर्थ टेकिंग है कि नहीं। जरूर सर, आपको सलाह देते हैं यहाँ पर। एक सवाल मैं भी पूछ लेना चाहता था। श्रीवास्तव जी, आपने ऑलरेडी इसमें कुछ पेमेंट की हुई है? नहीं, अभी तक कोई पेमेंट नहीं की। डिमांड लेटर आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछना था कि जो डिमांड लेटर आया हुआ है उसके हिसाब से 5 लाख रुपए उन्होंने अभी मांगे हैं और रेस्ट जो बाकी पैसा है वो उसमें आपको किस्तों में देना है, लेकिन जो किस्त बनती है वो लगभग वो 16,500 के हिसाब से बन रही है और उसको लगाकर अगर मैं देखूं तो वो लगभग 38.5 लाख के हिसाब से बनता है 15 साल में। तो ये भी एक मेरा डाउट था, क्योंकि एज पर जो उनका शुरू में उन्होंने निकाला था उसके हिसाब से तो जो पूरा पैसा है 18 लाख रुपए वो मुझे देना था किस्तों में, लेकिन अभी तो अगर मैं किस्तें जोड़ूं 16,000 के हिसाब से तो वो जो कॉस्ट है वो 38 लाख के आसपास पड़ती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे कि मैं इन्वेस्ट करूं कि ना करूं इसमें। तो श्रीवास्तव जी के लिए ऐसा है कि अगर सबसे पहले एक बात कह दूं, अगर आप दिल्ली में एक एड्रेस चाहते हैं और अगर आज आपके पास नहीं है तो आप जरूर कर लें। देखिए, डीडीए फ्लैट्स में एक खास बात यह है कि अलॉटमेंट की इनका एक बेसिक प्रावधान यह है कि अगर आपके पास दिल्ली में कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो ही आप इसके लिए जा सकते हैं। और अक्सर कई लोग इस वजह से करते हैं जो दिल्ली में है या दिल्ली में आना जाना करना चाहते हैं तो वहां पर एक एड्रेस ले लेते हैं। ये जो है पर्टिकुलर जो इनका अलॉटमेंट है, ये श्रीवास्तव जो है ये रोहिणी और शालीमार बाग से भी थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि काफी दूर है बाहर की तरफ है। तो और रेंट भी जो यहाँ पर मैं समझता हूँ आज की तारीख में जो अवेलेबल हो सकता है वो 4 से 5,000 रुपए पर मंथ के आसपास होगा, जबकि इनकी EMI जो उन्होंने नंबर्स बताए हैं, जो आंकड़े बताए हैं, वो इससे कहीं ज्यादा होगी। तो ये आपको तोलना जरूर होगा कि इतना रेंट मिल सकता है फिलहाल, EMI इससे कहीं ज्यादा है। 15 साल के लिए आप लॉक्ड इन है तो आप इसे बेच नहीं सकते। हालांकि ऐसा मालूम पड़ता है कि मार्केट में लोग जो कि सही नहीं है, लीगल नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी से या किसी तरह से इसको बेच देते हैं, लेकिन ये कानूनन मेरे ख्याल से सही नहीं है। कानूनन सलाह जरूर ले लें। तो अगर एड्रेस चाहते हैं, अगर ये समझते हैं कि इस फ्लैट को रखकर मुझे भविष्य में 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करके कुछ कमाना है तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म है तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि रेंटल जो आप कमाएंगे वो बहुत धीमी पेस पे आएगा, EMI आपकी ज्यादा बड़ी होगी और प्रॉपर्टी भी ऐसी आपकी किसी बहुत प्राइम मार्केट में नहीं है। हालांकि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, काफी आबादी है, सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ निवेश के लिहाज से कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन अगर एक ठिकाना बनाना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। तो चलिए श्रीवास्तव साहब,
अगर आप एक एड्रेस जैसा अरविंद जी कह रहे थे दिल्ली में रखना चाहते हैं तो जरूर इसको ले लें, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इससे कुछ आगे जाके बड़ा प्रॉफिट बनेगा या बहुत बेहतरीन रिटर्न आएंगे तो शायद वो इतनी जल्दी लोग इस वजह से भी करते हैं कि 20-25 साल बाद घर में बच्चों की शादी है या कुछ है तो उस समय तक कीमतें अच्छी हो जाएंगी इनकी, तब बेच सकेंगे। एक वो भी नजरिया हो उतने लॉन्ग टर्म के लिए लेकिन चलेगा। जी हाँ, ठीक है। चलिए, तो इसी सलाह के साथ हमें लेना होगा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अभिनंदन साहब। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब हमारे साथ हैं अशोक साहब, सवाल अपना पूछना चाहते हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछेंगे आप? सर, मेरे को NH24 पे एक प्लॉट लेना है 100 गज से लेके करीब 200 गज तक। ओके। तो किस रेट में और कौन से प्रोजेक्ट में मेरे को जाना चाहिए? ओके, लेकिन आप प्लॉट ही लेना चाहते हैं? प्लॉट ही लेना चाहते हैं और ये NH24 ये जो NCR का पार्ट है। जी, समझ गया मैं। तो जरूर आप बजट कुछ अगर आप कुछ हमें बताना चाहें आपका। हमारा ये है 35 से 40 लाख रुपए तक का। ठीक है, जरूर। हाँ जी, क्या सलाह देंगे? वो अशोक जी, अच्छा हुआ आपने बजट बता दिया, क्योंकि बजट के हिसाब से कई दफे डिसाइड होता है। जी, देखिए, प्लॉट्स जो हैं अगर 35-40 लाख की रेंज में लेना है, यानी कि करीबन आप 3 से 4 हजार या 2.5 से 4 हजार रुपए की रेंज में आप देख रहे हैं, जो आपने साइज बताया उस हिसाब से। और
दुर्भाग्यवश या अनफॉर्चुनेटली अब इन दिनों ऐसा हो गया है कि अधिकतर जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो 5,000 पर स्क्वायर यार्ड के आसपास जो गज का रेट है उस पर चल रहे हैं। तो मेरी समझ से दिल्ली के जो NH24 की बात की वो तो खैर बहुत ही प्राइम इस समय पार्ट है, तो वहां पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है, काफी अंदर जाना पड़ सकता है, जो कि शायद फिर आपको रोड का एडवांटेज या लाभ जो है वो नहीं रह जाएगा। मेरी समझ से अगर प्लॉट है और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, जैसा मुझे लगता है इनकी बातों से, तो बेटर होगा कि आप न्यू फरीदाबाद की तरफ चले जाएं। ओके। या वैसे तो वल्लभगढ़ या पलवल के एरियाज भी हैं, वहां भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी समझूंगा न्यू फरीदाबाद, और वहां पर बहुत सारे जो लोकल डेवलपर्स या उनके प्लॉटेड डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, वहां पर आप कोशिश करें, इनिशियल स्कैन करें। मेरा ख्याल है स्कैन करने के बाद एक बार जब कुछ ऑप्शन सामने रखें तब एक बार दोबारा प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस समय जो बजट है और जो हम ज्योग्राफिकल स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, पहले उसको तय कर लेना इनके लिए बहुत जरूरी होगा। मेरा ख्याल है सोना वगैरह की तरफ ट्राई करने की कोशिश ज्यादा ना करें, क्योंकि वहां भी रेट बढ़ चुके हैं। ओके। बेटर ये होगा कि ये जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है उस तरफ फोकस रखें तो इनके लिए बेटर हो सकता है। चलिए अशोक साहब, तो थोड़ा बजट भी यहाँ देखना जरूरी है, जो साइज आप चाहते हैं। तो जो इलाके दिल्ली के बता रहे हैं सर, फरीदाबाद, न्यू फरीदाबाद, वहां पर एक बार अगर आप थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कर दें, थोड़ा देख लें, अगर आपके लिए चलता है कि आप NCR के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, तो यही हमारी आपको सलाह होगी। इस बजट के साथ NH24 पे थोड़ी आपको मुश्किल होगी जिस साइज का प्लॉट आप ढूंढना चाहते हैं। चलिए यहां पर हमें लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा।
वेलकम बैक CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अरविंद नंदन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, गुलशन कुमार साहब दिल्ली से। गुलशन जी पूछिए अपना सवाल। विपिन जी नमस्कार। सर नमस्कार, बताएं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपने मेरा क्वेश्चन लिया, थैंक यू वेरी मच। और आपके प्रोग्राम की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। जी धन्यवाद। आप जैसे दर्शक हमें देखते हैं, इसीलिए प्रोग्राम करने की प्रेरणा हमें मिलती है। बताइए क्या मदद करें हम आपकी। मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा ना सेक्टर 62 नोएडा में इंडियन ऑयल की सोसाइटी में फ्लैट है, वो 3rd फ्लोर पे है, 3 BHK है। मैं उसको कंपनी लीज पे इंडियन ऑयल जैसे बैंक PSU या कोई और अच्छी MNC को देना चाहता हूँ, पर काफी टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो मेन रोड पे है, फोर्टिस के एकदम सामने है जी। या इसको बेच के मैं कहीं महागुन मोड़ में या कोई किसी और जगह ले लूं, या प्रतीक विस्टेरिया में ले लूं, या गुड़गांव में कहीं नई इन्वेस्टमेंट कर दूं सोना रोड पे या किसी इसी अमाउंट पे। और मुझे इसकी रीसेल वैल्यू कितनी मिलेगी? ये 3 BHK है, इसमें लिफ्ट नहीं है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। ओके, इंडियन ऑयल की सोसाइटी है ये। चलिए ठीक है, तो आपकी यहाँ पर मदद करने की कोशिश करते हैं। सर क्या सलाह देंगे हमें? तो विपिन जी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं आज जरूर चाहता था कि ये सवाल हमें मिले जी। कोशिश करूंगा कि 2-2.5 मिनट के अंदर इसे मैं निपटा सकूं। तो सबसे पहले गुलशन जी की जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज इस तरह की काफी कॉमन है जो सरकारी या पब्लिक सेक्टर की जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ज्यादातर सेक्टर 61 में और 62 में जी। फोर्टिस हॉस्पिटल के बिल्कुल जरा सा पीछे। ये प्रॉपर्टीज वैसे तो मार्केट रेट से काफी कम पे रही हैं जब बनी थी, लेकिन 1-2 ड्रॉबैक और भी हैं जो इन्होंने बताया। उसके अलावा एक तो लिफ्ट की कमी है, ये अक्सर जो MNC या जो अच्छे क्लाइंट्स हैं उनको आने नहीं देती या अट्रैक्ट नहीं करती। उसके अलावा अब इनकी इस प्रॉपर्टी की बात तो मैं स्पेसिफिकली नहीं कर सकता, पर जनरली ऐसी कई सोसाइटीज में क्या है, RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो भी थोड़ा सा कमजोर होता है, उतना मजबूत नहीं होता, जिसकी वजह से मेंटेनेंस अक्सर थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। और ये भी एक बहुत प्रत्यक्ष रूप से न दिखने वाला लेकिन एक ड्रॉबैक अक्सर ऐसी सोसाइटीज में हो जाता है। और एक बात यह भी है कि अक्सर ऐसी प्रॉपर्टीज में अलग अलग लेवल के सरकारी या पब्लिक सेक्टर के अफसर्स जो हैं वो भी रहते हैं, तो थोड़ा जो ऑफिस का माहौल है वो भी एक तरह से बिल्डिंग्स में कई दफे आने लगता है। ये खास बात ध्यान रखें कि मैं सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, पर इन जनरल ऐसी प्रॉपर्टीज में ये सब ड्रॉबैक हो जाते हैं जी। बाहर वाले अक्सर भी आउटसाइडर फील करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी फिर भी खराब नहीं है, अच्छी प्रॉपर्टी है। 3 BHK इन्होंने बताया। मैं समझता हूं बहुत मोटे तौर पर भी अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये 90-95 लाख के आसपास इसको डिस्पोज कर सकते हैं जी। और अपग्रेड करना चाहें तो अगर 20-25-30 लाख और खर्च करेंगे तो इन्होंने वैसे होमवर्क कर रखा है, इन्होंने जो नाम लिए, तो उन प्रॉपर्टीज में से किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक 1.2 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास। पर्टिकुलरली मैं समझता हूं महागुन मॉडर्न जो है, जिसका शायद इन्होंने जिक्र भी किया था, सेक्टर 78, वहां पर ये इन्वेस्ट कर दें तो इनके लिए अच्छा होगा। मेट्रो भी वहां पर आने की उम्मीद है बहुत जल्दी ही। तो 7,000 के आसपास का रेट है, 20-25-30 लाख और अगर उसमें एडिशनल स्पेंड करेंगे अपग्रेडेशन हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी जहां तक हो सके इन्हें 90-95 लाख दे सकते हैं, निकाल सकते हैं, अगर निकाल देना सारे पहलू ठीक हैं तो। राइट, चलिए तो गुलशन जी उम्मीद करेंगे कि हमारी इस सलाह के बाद अब अपना डिसीजन ले पाएंगे, जो कंफ्यूजन है या जो दुविधा थी वो अब दूर होगी और आप अपने इस प्रॉपर्टी को निकालकर बढ़िया री इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु में आज के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। जाने से पहले अरविंद जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये कार्यक्रम देखा। आप हमें लिखते रहिए pg@moneycontrol.com पर, हम लगातार प्रॉपर्टी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब यहाँ देते रहेंगे। तो आज के लिए इतने, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।